अपना यूनिवर्स शुरू हुआ एक बैंग के साथ, एक बहुत बहुत बड़ा बिग बैंग। सोचो, सब कुछ, सारा मैटर, सारी एनर्जी एकदम छोटी सी पॉइंट में दबा हुआ, एटम से भी छोटा, इतना गर्म जितना हम सोच भी नहीं सकते। ये शुरुआत थी लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। ये छोटी सी पॉइंट फट गई, पर किसी पटाखे की तरह नहीं। ये तो स्पेस का ही एक्सपेंशन था। स्पेस फैलने लगा और बहुत तेजी से फैला, लाइट की स्पीड से भी तेज। यूनिवर्स बहुत तेजी से बड़ा हुआ, छोटे से विशाल, बस एक सेकंड के कुछ हिस्से में। इसे इमेजिन करना मुश्किल है। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वो ठंडा होता गया। सोचो, जैसे भाप ठंडी होकर पानी बनती है। शुरुआती यूनिवर्स एक सूप जैसा था, फंडामेंटल पार्टिकल्स का सूप। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स बने, ये बहुत छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, ये एटम्स का दिल होते हैं। ये सब बहुत जल्दी हुआ, पहले कुछ मिनट्स में ही। यूनिवर्स तब भी बहुत गर्म था और बहुत डेंस भी। लाइट आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाती थी, जैसे घना कोहरा हो। फोटॉन्स, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, इधर उधर टकराते रहे। वो इलेक्ट्रॉन्स से करीब 3,80,000 साल तक टकराते रहे। फिर यूनिवर्स काफी ठंडा हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ज्वाइन कर लिया। एटम्स बने, ज्यादातर हाइड्रोजन के। लाइट आखिरकार फ्री हो गई। लाखों सालों तक अंधेरा। यूनिवर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन और कुछ हीलियम गैस थी। ये गैसेस बड़े बड़े क्लाउड्स में घूम रही थी। ग्रेविटी, जो यूनिवर्स को बनाती है, उसू ने अपना काम शुरू किया। उसू ने इन गैसेस को एक साथ खींचा, धीरे धीरे, सब्र से, लगातार। ज्यादा डेंस हिस्से बनने लगे। ये तारों के बीज थे। कॉस्मिक स्टेज तैयार था। गैस के ये झुंड बड़े होते गए और बड़े और बड़े होते चले गए। ग्रेविटी ने उन्हें और कसकर दबाया। बीच का हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा डेंस हो गया। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे कोई कॉस्मिक प्रेशर कुकर हो। ये प्रोटोस्टार्स थे, अभी चमक नहीं रहे थे, पर उनमें बहुत पोटेंशियल था। अपने चमकने के पल का इंतजार कर रहे थे। फिर फिजिक्स का एक चमत्कार हुआ। इन प्रोटोस्टार्स के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराए, वो जुड़कर हीलियम बन गए। इस प्रोसेस से बहुत सारी एनर्जी निकली, लाइट और गर्मी फूट पड़ी। पहले तारे चमक उठे। ये बिग बैंग की गूंज के लगभग 200 मिलियन साल बाद हुआ। ये पहले तारे बहुत बड़े थे, हमारे सन से सैकड़ों गुना बड़े। वो बहुत तेजी से और जोरों से जलते थे और उनकी लाइफ बहुत छोटी होती थी, बस कुछ मिलियन साल। हमारे सन की तरह बिलियन साल नहीं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने भारी एलिमेंट्स बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, एलिमेंट्स जो प्लैनेट्स के लिए और हमारे लिए जरूरी हैं। वो सुपरनोवाए बनकर फट गए और इन नए एलिमेंट्स को फैला दिया। तारों को साथ रहना पसंद है। ग्रेविटी उन्हें ग्रुप्स में खींचती है। पहले तारों ने क्लस्टर्स बनाए। ये क्लस्टर्स शुरू में छोटे थे, लेकिन ग्रेविटी अपना जादू चलाती रही। उसू ने और गैस और तारों को खींचा। ये छोटे ग्रुप्स मिल गए, वो बड़े स्ट्रक्चर्स बन गए। ये पहली गैलेक्सीज थी। इतने बड़े कॉस्मोस में तारों के आइलैंड्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे भी ऐसे ही बनी। बिलियन सालों में छोटी गैलेक्सीज टकराई, वो मिली और बड़ी हो गई। हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। सोचो, तारों का एक बड़ा सा चक्का, इसके बीच में एक चमकदार उभार है। स्पाइरल आर्म्स बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं, तारों, गैस और डस्ट से भरे हुए। हमारा सन एक आर्म में रहता है। मिल्की वे बहुत बड़ी है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तारे हैं, शायद ट्रिलियंस भी। ये लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। इसका मतलब लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 1 लाख साल लगते हैं। जरा इस दूरी के बारे में सोचो, ये कल्पना से भी परे है। और मिल्की वे अकेली नहीं है, ये लोकल ग्रुप नाम के गैलेक्सीज के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है। गैलेक्सीज अभी भी बन रही हैं और वो अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। वो अभी भी टकराती हैं और मिलती हैं। हमारी मिल्की वे एक रास्ते पर है, एंड्रोमेडा से टकराने के रास्ते पर, जो हमारी सबसे करीबी बड़ी गैलेक्सी है। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, ये कॉस्मिक टक्कर अगले 4 बिलियन साल तक नहीं होगी। तैयारी करने के लिए या बस यूनिवर्स को देखकर हैरान होने के लिए काफी टाइम है। हमारी कहानी अब मिल्की वे के एक छोटे से हिस्से पर जूम करती है। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट का एक बड़ा क्लाउड तैर रहा था, एक मोलेक्युलर क्लाउड, ठंडा और अंधेरा। किसी चीज ने इस क्लाउड को डिस्टर्ब किया। शायद पास में कोई सुपरनोवा फटा हो, उसकी शॉकवेव गुजरी। इससे क्लाउड सिकुड़ने लगा। ग्रेविटी ने एक बार फिर अपना काम किया। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म शुरू हुआ। इस क्लाउड का ज्यादातर मटेरियल सेंटर की तरफ गिरा। ये तेज और तेज घूमने लगा, जैसे कोई आइस स्केटर अपने हाथ अंदर खींचता है। सेंटर गर्म और डेंस हो गया। ये हमारा प्रोटोस्टार सन बना। अभी सच्चा तारा नहीं, पर बड़ा हो रहा था। बची हुई गैस और डस्ट एक घूमती हुई डिस्क में छपट्टी हो गई, एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। इस डिस्क ने जवान सन को घेर लिया।
ये डिस्क वो जगह थी जहां प्लैनेट्स बने। ये एक मेसी गड़बड़ वाली जगह थी। छोटे छोटे डस्ट के कण चिपकने लगे। हल्के टकराव से वो बड़े होते गए। डस्ट से कंकड़, कंकड़ से बड़े पत्थर। इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता था। छोटे प्री प्लैनेट्स किलोमीटर्स चौड़े। ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स इस कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन जोन में घूम रहे थे। दुनिया बनाने का सामान वहां था। जवान सन अभी भी मैस जमा कर रहा था। वो गर्म हो रहा था और चमकदार होता जा रहा था। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भरी हुई थी हाइड्रोजन, हीलियम जैसे एलिमेंट्स से, पर कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन भी थे। ये एलिमेंट्स पुराने तारों से आए थे। वो तारे जो जी चुके थे और मर चुके थे। उनके स्टारडस्ट ने उस क्लाउड को बेहतर बनाया जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना। तुम स्टारडस्ट से बने हो, हम सब, सचमुच। सेक्शन 5, टेरा फिर्मा, अर्थ का आग वाला जन्म। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में जवान गर्म सन के पास सिर्फ पथरीला मटेरियल ही बच सकता था। हल्की गैसेस दूर उड़ गईं, यहीं पर अर्थ बनी। प्लैनेटेसिमल्स, छोटे पथरीले पिंड, एक दूसरे से टकराए। वो एक साथ चिपक गए और बड़े होते गए। इस प्रोसेस को अक्रीशन कहते हैं। एक धीमी जोरदार बनावट, लाखों टकराव, बड़े और छोटे। प्रोटो अर्थ बढ़ती गई और बढ़ती गई। ये एक बड़ा पिघला हुआ गोला बन गई, टकरावों से और अंदर रेडियो एक्टिव डीके से गर्म। ये एक भयानक मंजर था जहां पिघले हुए पत्थर के समुद्र थे। खड़े होने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं थी। सरफेस लाल गरम चमक रही थी। ये शुरुआती अर्थ उस नीले प्लैनेट से बहुत अलग थी जिसे हम जानते हैं। ये एक दुनिया थी जो आग में बन रही थी। जैसे जैसे अर्थ बड़ी हुई वो डिफरेंशिएट हुई। इसका मतलब भारी मटेरियल नीचे डूब गया। आयरन और निकल डेंस होने की वजह से प्लैनेट के सेंटर की तरफ चले गए। उन्होंने अर्थ का कोर बनाया। हल्के मटेरियल जैसे सिलिकेट्स सरफेस की तरफ ऊपर उठे। उन्होंने मैंटल और क्रस्ट बनाया। इस सेपरेशन से लेयर्स बन गई, जैसे प्याज की परतें, पर बहुत ज्यादा गर्म और बहुत बहुत बड़ी। जाहिर है बनने के इस प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल लगे। अर्थ अकेली नहीं थी। दूसरे पथरीले प्लैनेट्स पास में बन रहे थे, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स। वो सब एक ही डिस्क से एक्रीशन के वैसे ही प्रोसेस से बने। इनर सोलर सिस्टम बिजी था बनने का और कभी कभी बिगड़ने का, एक कॉस्मिक डांस। हमारा प्लैनेट शक्ल ले रहा था। सेक्शन 6, अ सेलेस्टियल कॉलिजन, द मून्स वायलेंट बर्थ। शुरुआती अर्थ के साथ एक ड्रामेटिक घटना हुई, एक सचमुच प्रलयंकारी टक्कर। साइंटिस्ट इसे थिया इंपैक्ट या जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। सोचो, एक जवान अर्थ अभी भी गर्म, फिर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट उससे टकराया, मार्स के साइज का एक ऑब्जेक्ट। हम इस इंपैक्टर को थिया कहते हैं, एक ग्रीक टाइटन के नाम पर जो मून की देवी सेलिने की मां थी। इस घटना के लिए एक सही नाम। ये टक्कर बहुत बड़ी थी। जो एनर्जी निकली वो बहुत ज्यादा थी। थिया जबरदस्त स्पीड से अर्थ से टकराई। दोनों पिंड कुछ हद तक भाप बन गए। बहुत सारा पिघला हुआ पत्थर और बहुत गर्म गैस बाहर निकलकर स्पेस में फैल गई। ये मलबा घायल अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में चला गया, जिससे गर्म चमकते हुए मटेरियल का एक रिंग बन गया। मलबे का ये रिंग ज्यादा देर तक नहीं रहा। ग्रेविटी ने उसे जल्दी से एक साथ खींच लिया। शायद सिर्फ 100 साल में या कुछ हजार सालों में मटेरियल जमा होकर एक हो गया। उसू ने एक अकेला बड़ा पिंड बनाया। ये पिंड हमारा मून बना, हमारा हमेशा का आसमानी साथी। एक जोरदार टक्कर से पैदा हुआ एक कॉस्मिक तबाही का बच्चा और अर्थ के अपने मटेरियल से बना। ये थ्योरी बहुत सी बातें समझाती है। मून में आयरन कम क्यों है? उसका कोर छोटा है। थिया का ज्यादातर आयरन कोर शायद अर्थ के कोर में मिल गया। मून हल्के पत्थरों से बना है, अर्थ के मैंटल जैसे। अपोलो मिशन से लाए गए मून के पत्थर इस आइडिया को मजबूती से सपोर्ट करते हैं। उनका कॉम्पोजिशन अर्थ के पत्थरों से बहुत मिलता जुलता है, कुछ खास अंतरों के साथ। मून हमारा कॉस्मिक भाई बहन जैसा है। सेक्शन 7D, ब्रेथ ऑफ, अ प्लैनेट, वाटर एंड एटमॉस्फेयर अराइव। शुरुआती अर्थ एक गर्म पत्थर थी। उसे एटमॉस्फेयर चाहिए था और लाइफ के लिए पानी चाहिए था। वो कहां से आए? पहला एटमॉस्फेयर शायद वोल्केनोज से निकली गैसेस से बना। इसे आउटगैसिंग कहते हैं। वोल्केनोज ने पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस भी उगली, एक मोटी भाप वाली चादर। लेकिन वोल्केनोज शायद काफी नहीं थे, खासकर हमारे सारे पानी के लिए। अर्थ के समुद्र बहुत बड़े हैं, शायद एक और सोर्स की जरूरत थी। कमेट्स और एस्टेरॉइड्स, स्पेस से आए ये बर्फीले पिंड शुरुआती अर्थ पर अक्सर टकराते थे। कॉमेट्स गंदे बर्फ के गोलों जैसे होते हैं, पानी की बर्फ और डस्ट से भरे हुए। एस्टेरॉइड्स में भी पानी हो सकता है। ये लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट था। जैसे ही अर्थ ठंडी होने लगी, एटमॉस्फेयर में पानी की भाप जमने लगी। वो बारिश बनकर गिरी, कभी न खत्म होने वाली बारिश, शायद सदियों तक बरसती रही। इस बारिश ने निचले गड्ढों को भर दिया, जिससे पहले समुद्र बने, गरम, एसिडिक और नमकीन समुद्र।
आज के समुद्रों से बहुत अलग, लेकिन पानी आखिरकार यहाँ था, लाइफ के लिए एक जरूरी चीज। शुरुआती एटमॉस्फेयर सांस लेने लायक नहीं था, कम से कम हमारे लिए तो नहीं। उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड था, पर ऑक्सीजन बहुत कम। ऑक्सीजन जानवरों की लाइफ के लिए जरूरी है। एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे बदलने में बिलियन साल लगे और लाइफ का एवोल्यूशन, खासकर फोटोसिंथेटिक लाइफ, साइनोबैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों का, ऑक्सीजन छोड़ते हुए अर्थ को उस नीले प्लैनेट में बदलते हुए जिसे हम प्यार करते हैं। सेक्शन 8, द स्पार्क्स ऑफ एक्सिस्टेंस, लाइफ्स फर्स्ट विस्पर्स। पानी और एटमॉस्फेयर के साथ अर्थ रहने लायक बनती जा रही थी, पर यह अभी भी एक बेजान दुनिया थी। लाइफ कैसे शुरू हुई, ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। लाइफ की शुरुआत या अबियोजेनेसिस। हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, पर कुछ मजबूत आइडियाज हैं। लाइफ शायद बेजान चीजों से कुछ केमिकल स्टेप्स के जरिए पैदा हुई। एक कमाल का बदलाव। शुरुआती समुद्र एक केमिकल सूप थे, घुले हुए मिनरल्स और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से भरे हुए। ये मॉलिक्यूल्स अर्थ पर बन सकते थे या स्पेस से मीटियोराइट्स और कॉमेट्स के जरिए आ सकते थे। एनर्जी भी बहुत थी, बिजली कड़कने से, सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, या हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गहरे समुद्र के ज्वालामुखी झरनों से। ये रिएक्शंस को पावर दे सकते थे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स अपने आप बन सकते थे। फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, जैसे प्रोटीन्स और आरएनए। आरएनए बहुत दिलचस्प है। ये डीएनए की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है और प्रोटीन्स की तरह रिएक्शंस को तेज कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि डीएनए वाली लाइफ से पहले एक आरएनए वर्ल्ड था। खुद को कॉपी करने वाले मॉलिक्यूल्स उभरे। आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स झिल्लियों में बंद हो गए, जिससे पहले सिंपल सेल्स बने। ये शायद प्रोकैरियोट्स थे, बिना न्यूक्लियस वाले सेल्स, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। लाइफ का सबसे पहला सबूत लगभग 3.5 बिलियन साल पुराना है, या शायद उससे भी पहले का। पुरानी चट्टानों में मिला। लाइफ ने अपनी पहली पकड़ बना ली थी इतने बड़े कॉस्मोस में एक छोटी सी चिंगारी। सेक्शन 9, कॉस्मिक क्रॉनिकल्स, एविडेंस एंड अर्थ्स ग्रैंडियर। हमें ये सब कैसे पता, बिग बैंग, तारों और अर्थ के बारे में? साइंस एक जासूसी कहानी की तरह है। हम सुराग इकट्ठा करते हैं, आइडियाज को टेस्ट करते हैं। एक खास टूल है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। चट्टानों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स समय के साथ डिके होते हैं, एक जानी हुई फिक्स्ड रेट पर। डिके प्रोडक्ट्स को मापकर हम चट्टान की एज निकाल सकते हैं। इससे पता चलता है कि अर्थ 4.54 बिलियन साल पुरानी है। मून के पत्थरों का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपोलो मिशन से लाए गए ये पत्थर एक कहानी बताते हैं। उनका कंपोजिशन और एज मून बनने की जायंट इंपैक्ट थ्योरी को मजबूती से सपोर्ट करते हैं। मीटियोराइट्स भी सुराग देते हैं। वो शुरुआती सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े हैं। उनकी स्टडी करने से हमें प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में मदद मिलती है, हमारी अपनी अर्थ समेत। वो स्पेस से आए टाइम कैप्सूल्स हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये शुरुआती यूनिवर्स की हल्की लाइट है, जो 1964 में खोजी गई थी। ये बिग बैंग की बात की चमक है। इसकी प्रॉपर्टीज बिग बैंग थ्योरी के प्रेडिक्शन से एकदम मिलती हैं। टेलीस्कोप्स जैसे हबल और वेब हमें स्पेस में बहुत दूर और समय में बहुत पीछे देखने देते हैं। हम दूर की गैलेक्सीज को बनते हुए देखते हैं, हम तारों को पैदा होते हुए देखते हैं, हम कॉस्मिक हिस्ट्री देख रहे हैं। हमारी अर्थ सचमुच खास है, कॉस्मिक इत्तेफाकों का नतीजा, खुशकिस्मती वाली घटनाओं की एक सीरीज। अपने तारे से सही दूरी, लिक्विड पानी का होना, एक बचाने वाला एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड, मून का हमारे झुकाव को स्टेबल रखना। इन सभी बातों ने और भी बहुत कुछ ने अर्थ को लाइफ के लिए एक महफूज जगह बनाया। एक हल्का नीला बिंदु जो इतने बड़े बेपरवाह यूनिवर्स में जीवन से भरा हुआ है। इसका बनना एक शानदार कहानी है, स्टारडस्ट से हम तक का सफर।